जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए ये मॉडल सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। मॉडल सेट नंबर 1 नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्त काल स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी के अंत में किसने नष्ट भ्रष्ट किया था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 1-9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बख्तियार खिलजी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, तो कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि राजा मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए किस मैदान में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 3 प्रश्न है आपके सामने कि नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की, वह कहाँ का शासक था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, फारस बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 4 प्रश्न की गुलबर्गा एक ज़माने में किस राज्य की राजधानी थी। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बहमनी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 5 प्रश्न आपके सामने कि अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है। बताइए यहाँ पर चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है, तो मोहम्मद गजनवी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 किस पुस्तक में, तो किताबुल हिंद में। 6 प्रश्न की बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए थे। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था और इसका प्रथम अध्यक्ष थे वो बिमलेश चंद्र बनर्जी थे और बॉम्बे अधिवेशन था। यहाँ पर दूसरा जो 1886 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था, इसका नेतृत्व अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। और तीसरा जो हुआ था वो बदरुद्दीन तैयबजी कब हुआ था, तो 1887 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 7 प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, ऑन टू दी लास्ट, बिल्कुल ही सही जवाब है। 8 प्रश्न की कानपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो कानपुर षड्यंत्र हुआ था 1924 ईस्वी में हुआ था और इसमें सत्य भक्त शामिल नहीं थे, बाकी ये तीनों व्यक्ति शामिल थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 9 प्रश्न है आपके सामने, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए इसको मिलान करते हैं। नौजवान सभा का संस्थापक कौन थे, तो भगत सिंह थे। दलित उद्धार सभा का संस्थापक कौन थे, तो श्रद्धानंद थे। भारतीय सुधार समिति के कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। और युगांतर का वरिंद्रनाथ घोष थे। तो इस प्रकार ए के 3 के साथ जाएगा, ए के 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 10 प्रश्न यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ कथन है और दूसरे तरफ है कि वो किनके द्वारा बोला गया है। चलिए इसको मिलान करते हैं। देखिए, मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सीध होगी, ये किसका कथन था। तो ये लाला लाजपत राय का था। साइमन कमीशन आया था 1928 ईस्वी में, तो उसी के विरोध में किया गया था लाहौर में, जिस पर उस पर अंधाधुंध ने लाठी बरसाई गई थी, जिसके कारण से उनका मृत्यु हो गया था। उसी टाइम ये बोले थे कि मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सीध होगी। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, किसका कथन था। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है, यह किसका कथन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और इंकलाब जिंदाबाद ये भगत सिंह का था। तो इस प्रकार आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिससे स्वराज दल का निर्माण किया था, उसका मुख्य कार्यक्रम था। बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका मुख्य जो कार्यक्रम था वो चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
सेशन आप लोग का अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 12वां प्रश्न है कि 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट के अनुसार पूना पैक्ट में क्या पास हुआ था? तो हरिजनों के लिए स्थान पर आरक्षित हुआ था और उनका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्रों द्वारा तय हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 13वां प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी करने का अधिकार है? बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास हम लोग जा सकते हैं, वह रीट जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 14वां प्रश्न के अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, किस प्रकार का अधिकार है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, विधायी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? तो अनुच्छेद 123 याद रखिएगा। और राज्यपाल है जो कि 213। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि राज्यसभा को लोकसभा के तुलना में कम अधिकार है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है कि संवैधानिक संशोधन संबंधित प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहाँ स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा, जो कि कथन गलत है। देखिए जब भी संवैधानिक के संशोधन की बात की जाए तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में वो रखा जा सकता है। ऐसा ज़रूरत नहीं है कि पहले लोकसभा में रखा जाएगा, वहाँ से पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा। किसी भी सदन में जा सकता है। धन विधेयक का प्रस्तुति राज्यसभा नहीं हो सकती है। धन विधेयक जो है ये केवल लोकसभा के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। कार्यपालिका को राज्यसभा अपदस्थ नहीं कर सकती है, सही। यहाँ पर धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा 14 दिनों से अधिक देरी नहीं कर सकती है, सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, जो कि कथन गलत है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसे है? बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो राष्ट्रपति के हाथ में होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 17वां प्रश्न है कि राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए जो राज्य का राज्यपाल होता है वह राज्य के कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए भारत के जो शासन है इसको संसदीय कहा जाता है, कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 19वां प्रश्न है कि समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों के विरोध की स्थिति में, यानी जो समवर्ती सूची का विषय होता है उस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकती है, लेकिन अगर दोनों में विरोधाभास हो जाए तो उस स्थिति में किसका मान्य होगा? तो उस स्थिति में केंद्र का जो कानून बनाया गया रहता है उसका मान्य हो जाता है, यानी केंद्र का कानून मान्य होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 20वां प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर किस कारण से चलती है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी कोरियोसिस बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 21वां प्रश्न है कि हिंडनबर्ग रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो हिंडनबर्ग रेखा है ये किसके बीच में है? तो ये जर्मनी और पोलैंड के बीच का है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 22वां प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, चलिए इसको मिलान करते हैं। सबसे 12 उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे 12 उपग्रह है वो जो कि बृहस्पति के पास है, और सबसे अधिक ठंडा ग्रह है जो कि वरुण है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि सीढ़ीदार खेती अधिक होती है किस क्षेत्र में? सबसे अधिक सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती की जाती है, क्योंकि बरसात के दिनों में वहाँ पर मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए, पत्थर के कटाव को कम करने के लिए सीढ़ीदार खेती की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति कब चालू की गई थी? बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए भारत में हरित क्रांति 60 के दशक में शुरू की गई थी और एम स्वामीनाथन है जो कि इसके संस्थापक है भारत में। अगर विश्व की बात की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग है जो कि हरित क्रांति के जनक है। श्वेत क्रांति की बात की जाए तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर देखिए 25वां प्रश्न है कि 5 सेब और
9 संतरों की कुल लागत 57 रुपया है और 9 सेब और 5 संतरों की कुल लागत 69 रुपया है, तो 3 सेब और 2 संतरों की लागत कितना होगा। इसको मान सकते हैं कि सेब का मूल्य मान लेंगे x और संतरा का मूल्य मान लेंगे y। तो इसको ऐसे कर लेंगे 5x से प्लस में 9y बराबर कितना हो जाएगा 57, और ये हो जाएगा 9x से प्लस में 5y बराबर कितना हो जाएगा 69। ये समीकरण 1 हो जाएगा और ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जब हल कीजिएगा तो यहाँ पर एक्स वाई का मान निकल जाएगा। जब एक्स वाई का मान निकल जाएगा तो यहाँ पर 3x प्लस में 2y में मान रख देंगे तो यहाँ पर संतरा इसका लागत निकल जाएगा। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। 26वां प्रश्न है कि भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो आयकर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 27वां प्रश्न है कि परिवर्तनशील आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो मुद्रा नीति का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 28वां प्रश्न है कि सम विच्छेद बिंदु से आशय है। सम विच्छेद बिंदु का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताइए यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसका अर्थ होता है कि फर्म की वह स्थिति जहाँ न तो लाभ हो न हानि हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो जुकोपस से हेनरिकस से वेटहॉफ को मिला था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नोबेल पुरस्कार 1901 से शुरू किया गया। 1901 से नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया था और भारत के तरफ से रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो उसको ऑटोप्सी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 31वां प्रश्न है कि सूर्य की हानिकारक किरणों से आँखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो फेरस ऑक्साइड होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 32वां प्रश्न है, इसको मिलान करना है। एक तरफ है पुरस्कार है और दूसरी तरफ क्षेत्र है, यानी किस क्षेत्र में उसको दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार, होमी भाभा पुरस्कार, विक्रम साराभाई पुरस्कार और बोरलॉग पुरस्कार। इसके नाम से ही पता चल जाएगा। देखिए धन्वंतरी जो थे यह एक चिकित्सक थे, तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। होमी भाभा पुरस्कार, होमी भाभा पुरस्कार जो कि परमाणु के क्षेत्र में दिया जाता है, परमाणु के क्षेत्र में। विक्रम साराभाई है जो कि अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में। देखिए होमी भाभा जो थे वो परमाणु ऊर्जा का जनक है और विक्रम साराभाई जो थे वो अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक माना जाता है। बोरलॉग पुरस्कार जो कि कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग जो थे जो कि अमेरिकन थे और हरित क्रांति के जनक इसको माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, तो कृषि के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो बारबरा मैकलिंटॉफ ने की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 34वां प्रश्न के दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला प्राथमिक सेल कौन सा है। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो दैनिक जीवन में हम जिस सेल का प्रयोग करते हैं उसको शुष्क सेल कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसको प्राथमिक सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राथमिक सेल है जो कि एक बार उपयोग करने के बाद इसको दोबारा उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। द्वितीयक क्षेत्र सेल है, जैसे मोबाइल में जो लगा रहता है सेल, तो वो द्वितीय सेल रहता है। उसको एक बार उपयोग करने के बाद उसको पुनः चार्ज करके फिर से उपयोग में ला सकते हैं, तो वह द्वितीयक सेल है। जो लॉग्रांजे यहाँ पर सेल देख रहे हैं, लॉग्रांजे सेल का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर रुक रुक की बिजली की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि बिजली वाला जो घंटी होता है वहाँ पर लॉग्रांजे सेल का प्रयोग किया जाता है। जो टेलीफोन रहता है उसमें भी लॉग्रांजे सेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि नकदी फसलें बताना है, इनमें से नकदी फसलें कौन सा है। तो गन्ना और कपास है जो कि नकदी फसल के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पर मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए एपी कल्चर जो है ये मधुमक्खी पालन से है। पीसी कल्चर मछली पालन से है। स्पर्मेलॉजी बीजों का अंकुरण संबंधी अध्ययन से है और पोडोलॉजी मृदा संबंधी अध्ययन से है। तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर
मैं आशा करता हूँ कि सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। मृदा में सूक्ष्मजीवों की सर्वाधिक संख्या होती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर मृदा में किस प्रकार का सूक्ष्मजीव का सबसे अधिक संख्या रहती है? तो फंगस का सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 38वां प्रश्न की रिले क्रॉपिंग उदाहरण है। बताइए यहाँ पर देखिए, रिले क्रॉपिंग का अर्थ क्या होता है? रिले क्रॉपिंग का अर्थ होता है कि एक ही समय में उस फसल के साथ 2 या 2 से अधिक फसल को हम उपजा सकते हैं। तो देखिए, जो मक्का होता है, तोरिया होता है, गेहूं होता है, मूंग होता है, इसमें हम एक से अधिक फसल को एक साथ उगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं में आप अलसी भी रोप सकते हैं, साथ में तोरा भी रोप सकते हैं, एक साथ इसमें उपजा सकते हैं। तोरिया भी वैसा ही है, मटर उपजा सकते हैं, अलसी, तोरा एक साथ। लेकिन यहाँ पर धान है, धान में एक बार में धान उपजाएंगे, जिसमें एक बार में एक ही फसल उपजाया जाए, उससे ही रिले क्रॉपिंग का अंतर्गत नहीं रखा जाता है। मक्का, तोरिया, गेहूँ, मूंग है जो कि रिले क्रॉपिंग के अंतर्गत आता है। मैं आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 39वां प्रश्न की कौन सा उर्वरक अम्लीयता घटाता है? बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अमोनिया जो फास्फेट है ये अम्लीयता को घटाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस का निर्माण किया गया था? तो यूरिया का निर्माण किया गया था, जिसमें नाइट्रोजन 46% होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न की लोकप्रिय हिंदी कविता की पुस्तक मधुशाला के रचयिता कौन थे? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा ये लिखा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 41वां प्रश्न है कि हर वर्ष किस तिथि को विश्व प्रेस से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस तिथि को मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 42वां प्रश्न है कि किसकी उपस्थिति के कारण सिरका अम्लीय प्रकृति का होता है? बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जैसे कमेंट कीजिए कि साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 43वां प्रश्न है। यहाँ पर जब लगभग 9% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2 वर्ष साल के बाद 5,000 रुपये की कितनी यहाँ पर ब्याज होगा? यानी टोटल ब्याज के साथ यहाँ पर मिश्रधन पूछा है, यानी टोटल कितना रुपये हो जाएगा? तो चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। 2 वर्ष की बात की जा रही है, तो 2 वर्ष को कैसे निकालेंगे? तो पहला वर्ष में 9 लगा और फिर सबसे पहले साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो साधारण ब्याज 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? तो 9 + 9 बराबर कितना हो गया? तो 18। तो यहाँ पर 5,000 का 18% निकालेंगे तो कितना होगा? 18×5 90, यानी कितना हो जाएगा? तो 900 हो जाएगा। यहाँ पर 18% कितना? 900 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 × 9 / 100। फिर यहाँ पर इसका ब्याज लगेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 81, यानी 0.81 फिर %, यानी 5,000 का कितना करेंगे हम? 0.18% जब निकालेंगे इसका तो कितना हो जाएगा? इसका निकालेंगे तो 40.5 हो जाएगा। तो 900 + 40.5 बराबर कितना हो गया? 940। तो 5,000 मूलधन हो गया, 940 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5,940। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 44वां प्रश्न है कि गन्ने की फसल लगभग कितने समय में तैयार होता है? तो गन्ने के फसल को तैयार होने में 1 साल लग जाता है, यानी 12 माह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 45वां प्रश्न है कि सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता और वृद्धावस्था में पेंशन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो हमें बेरोजगारी भत्ता मिलता है और वृद्धा पेंशन मिलता है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसके बारे में दर्शाया गया। तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नीति निर्देशक तत्व है जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, इसका वर्णन किया गया है, और ये भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जाने, भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय शासन अधिनियम जो 1935 है, इसमें लगभग 2/3 जो अनुच्छेद है इसी अधिनियम से प्राप्त किया गया था। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितना अनुच्छेद है? तो 470, याद रखिएगा 470 अनुच्छेद है। भागों की संख्या 25 हो गया है।
और अनुसूचिया 12 है। इसको याद रखिएगा वर्तमान समय में। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को लागू कर सकती है। बताइए यहाँ पर। तो देखिए केंद्र सरकार है जो कि 352 में किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो राष्ट्रीय आपात के वर्णन किया गया है। 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात के बारे में वर्णन किया गया है। ये सभी प्रकार का आपात का लागू कर सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 48वां प्रश्न है कि भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कहाँ पर उत्पन्न होती है, तो हिंद महासागर में होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि बजरंग पूनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो बजरंग पूनिया का संबंध है जो कि रेसलिंग से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का विशेष प्रकार नहीं है। यानी कोयले का 4 प्रकार है। 4 प्रकार है। प्रथम स्थान पर आता है एंथ्रासाइट, दूसरे स्थान पर आता है बिटुमिनस, तीसरे स्थान पर आता है लिग्नाइट और चौथे स्थान पर आता है पीट, जो कि सबसे खराब पीट जो है खराब प्रकार है कोयले का। इसमें पानी की मात्रा, नमी की मात्रा अधिक रहता है। कार्बन की मात्रा सबसे अधिक इसमें रहता है एंथ्रासाइट। ये उत्तम प्रकृति का होता है, सबसे उत्तम रहता है। भारत में सबसे अधिक बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। यहाँ पर लिमोनाइट नहीं है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 51वां प्रश्न है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देहरादून है। कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। 52वां प्रश्न है कि जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसको भूविक्षेपी पवन कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है कि इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इजराइल का पार्लियामेंट का नाम है नेसेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 54वां प्रश्न है कि लेज़र जैसे नियॉन लेज़र में सभी परमाणु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। बताइए यहाँ पर। देखिए इसमें समान आवृत्ति भी होती है, समान तरंगदैर्घ्य भी होते हैं, समान फलन भी होते हैं, यानी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 55वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए प्रोटीन में नाइट्रोजन पाई जाती है। प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सा तत्व। तो हाइड्रोजन पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है और नाइट्रोजन पाया जाता है। ये 4 तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन प्रोटीन में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियाँ एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होती है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 57वां प्रश्न है कि 12 घड़ियाँ बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो प्रतिशत में लाभ कितना होगा, कितना % का लाभ होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए एक दुकानदार है जो कि 12 घड़ियों को बेचता है। 12 घड़ियों का बेचने का मतलब क्या हुआ, यानी 12 घड़ियों को खरीदा भी होगा तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 पर इसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 2 घड़ी के बराबर, यानी 2 का लाभ हो रहा है और गुने में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो कितना 6 और 16 छक 96, 16.67% का लाभ हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 58वां प्रश्न है, इसको सुसम्मिलित करना है। चलिए इसको मिलान करते हैं। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा के बारे में वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में, सामवेद में संगीत के बारे में वर्णन किया गया है। जो यजुर्वेद है इसमें बलिदान और विधि के वर्णन किया गया। अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित है। तो इस प्रकार इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 59वां प्रश्न है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत हुआ। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत हुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 60वां प्रश्न है कि धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो देखिए सबसे अधिक प्रचलित कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 61वां प्रश्न है कि डिकैथलॉन क्या है। बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो डिकैथलॉन क्या है, तो इसमें 10 आइटम की प्रतियोगिता होता है। 10 प्रकार के इसमें खेल खिलाई जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 62वां प्रश्न है कि फिनिक्स से फॉर्म कहाँ है। बताइए यहाँ पर
62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? देखिए, फिनिक्स फॉर्म का स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, जो कि डरबन में है। और डरबन कहाँ है? तो साउथ अफ्रीका में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 63वां प्रश्न है कि घोटूल प्रथा क्या है? जल्दी से बताइए यहाँ पर ये घोटूल प्रथा क्या होता है? तो घोटूल प्रथा होता है जिसमें संयुक्त आवास, जिसमें लड़के लड़कियाँ साथ साथ रहते हैं और वो भी अविवाहित होते हैं। और जनजातीय मैक्सिमम में जनजातीय परिवार में ये सब होता है घोटूल, जिसमें कि संयुक्त रूप से लड़के लड़कियां साथ साथ रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 64वां प्रश्न है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा जाड़े के दिनों में होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 65वां प्रश्न है कि किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? देखिए, किशनगंज को याद रखिएगा, सबसे अधिक मुस्लिम जो आबादी है ये किशनगंज में ही है। और ये बिहार के किस क्षेत्र में है? तो ये उत्तर पूर्वी मैदान में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है वो किशनगंज में ही होता है। 66वां प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? बताइए यहाँ पर 66वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका जो प्रारंभ हुआ ये 1970 में हुआ। ऑपरेशन फ्लड यानी दुग्ध उत्पादन यानी श्वेत क्रांति, इसका जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन है। नेक्स्ट यहाँ पर 67वां प्रश्न है कि एक कोबुलर यानी मोची ने महिलाओं के जूतों की 3 नई जोड़ी बनाई। उसने कच्चे माल में बिक्री मूल्य का 30% निवेश किया, 35% मजदूरी में चला गया, शेष राशि उसको लाभ हुआ। यदि जूते का विक्रय मूल्य 1500 था तो लाभ राशि क्या होगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितने आसान तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि महिलाओं जो 3 जोड़ी बनाई है उसने विक्रय मूल्य का 30%, मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य कितना है? 100% के बराबर है। विक्रय मूल्य कितना है? तो 100% के बराबर है। और 100% में विक्रय मूल्य का 30% निवेश करता है। कच्चे माल में कितना? 30% निवेश करता है, यानी 30% हो गया। उसके बाद 35% है जो कि मजदूरी में चला जाता है, तो यहाँ पर 35% हो गया। टोटल कितना हो गया? 65%। और शेष जो बचता है वह उसको लाभ होता है। तो 100% में शेष कितना बचा? तो 35%, यानी 35% को उसको लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ? 35% का। यहाँ पर देखिए, विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? 1500 दिया गया है, लेकिन परसेंटेज में कितना? 100% है। 100% का मान 1500 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 1% का मान कितना हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा। अब 15 में हम 35 से गुना करेंगे, 15 में हम 35 से, तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 525। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 68वां प्रश्न है कि ए एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी यही कार्य करने में 10 दिन लग जाते हैं। वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए को कार्य छोड़ना पड़ता है। ए ने कितने दिन कार्य किया था? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ए है जो कि किसी काम को 5 दिन में करता है, बी है जो कि उस काम को 10 दिन में करता है। टोटल काम की संख्या कितना हो जाएगा? 10। ए के कार्य क्षमता 2 हो जाएगा, बी के कार्य क्षमता 1 हो जाएगा। यानी ए है जो कि एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी है जो कि एक दिन में एक ही काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ से पॉइंट पकड़िए, 4 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है, यानी 4 दिन समाप्त होने से 4 दिन पहले अगर ए काम छोड़ रहा है तो वो काम कौन किया होगा? तो वह काम बी किया होगा। बी एक दिन में कितना? 1 कर रहा है, तो 4 दिन में कितना किया होगा? तो 4 दिन में वो 4 काम किया होगा। टोटल काम कितना है? 10। 10 में से वो 4 काम कर लिए तो कितना बचा? 6। अब 6 जो काम है ये दोनों मिलकर कर रहा है, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना करेगा? 3। तो 2 दिन में कितना हो जाएगा? 6। यानी ए जो है कितने दिन काम किया है? तो 2 ही दिन काम किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया। 69वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है? तो ऋण ही लाभान्वित होता है। देखिए, मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रास्फीति में है जो कि वस्तु का मूल्य है जो कि बढ़ जाता है और मुद्रा का जो वैल्यू होता है वह गिर जाता है। यानी उदाहरण के तौर पर अगर समझे, यानी 10 रुपया में अगर हम
कोई सामान खरीद रहे हैं 10 रुपये में, अगर मुद्रा स्थिति आ जाए तो वही सामान 50 रुपये में बेचने लगेगा, क्योंकि मूल्यों की जो मुद्रा है उसका मूल्य गिर जाता है, इसलिए उसका दाम है जो कि बढ़ जाता है। तो इसमें ऋणी का लाभ होता है क्योंकि उसके पास अधिक पैसा आ जाता है और वो आराम से पैसा चुका देता है। नेक्स्ट यहाँ पर 70वां प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे अधिक आवृत्ति होता है वो गामा किरण कहती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 71वां प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान जो कि उस टाइम प्रधानमंत्री भारत की इंदिरा गांधी थी और जुल्फिकार और अली भुट्टो जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो शिमला समझौता हुआ था ये भारत और जब बांग्लादेश और भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुआ था, यानी उसी टाइम ये समझौता हुआ था, शिमला समझौता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 जुलाई 1972। नेक्स्ट यहाँ पर 72वां प्रश्न है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है। बताइए यहाँ पर। तो ये नीली हरी सेवाल के द्वारा होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 73वां प्रश्न है कि भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है। तो भारत में फेडरेशन कप का संबंध है जो कि फुटबॉल से, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 74वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत और म्यांमार के सीमा पर स्थित है। जैसे बताइए तो जो दीफू है और पांगसाड दर्रा है ये भारत और म्यांमार के सीमा पर स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तुजू दर्रा है जो कि मणिपुर में है। बोमडीला यंग्याप दर्रा है जो कि ये दोनों के दोनों दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। जलेपला और नथुला दर्रा है जो कि सिक्किम में है। 75वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो दूसरी की बात की जाए तो डेबर झील है जो कि कहाँ पर है। तो यह है राजस्थान में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। लोकटक झील है जो कि मणिपुर में है और इसको तैरता झील के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 76वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महासागर को अर्ध महासागर की संज्ञा दी गई है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अर्ध महासागर किसको कहा गया है। तो हिंद महासागर को। प्रशांत महासागर है जो कि त्रिभुजाकार है और अटलांटिक जो महासागर है ये एस के आकार का है, एस के आकार का। नेक्स्ट यहाँ पर 77वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड्स संस्थानों से संबंधित नहीं है। जैसे बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, कौन सा इससे संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र। इसका स्थापना कब हुआ था। तो 24 सितंबर 1945 ईस्वी में। सितंबर या अक्टूबर, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा है, 1945 में। नेक्स्ट यहाँ पर 78वां प्रश्न है कि भारत में एक निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है। तो जो राज्यों द्वारा लगाया जाता है कर वह भू राजस्व है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निगम कर है, सबसे ज़्यादा आय की जो प्राप्ति होता है केंद्र को निगम कर से ही होता है, इसको कंपनी कर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 79वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, किसने दिया था, जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सूटन और बोबेरी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 80वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन अक्रिष्ट गैस नहीं है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसके अंतर्गत नहीं आता है। NaRA अक्सर है, यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, ये सब आता है जो कि अक्रिय है, जो कि वर्ग 18 में यह है। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।